हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं ही हो जाएगा गाइस। आज मैं आ गया हूँ पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 की एक और नई एआरजी पजल वाली वीडियो के साथ। तो गाइस मैं पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 का जो नया सिनेमैटिक ट्रेलर आया ना, उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो इस चैनल पे ले आया हूँ। तो पहले वो भी चेकआउट कर लेना। बाकी ये मेक श्योर कर लेना कि तुमने पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 से रिलेटेड मेरी एआरजी वाली और सारी अपडेट्स वाली वीडियो देखी है, वरना तुम्हारे कुछ समझ नहीं आएगा और तुम लोग कहोगे अरे भैया क्या हुई यार। अभी तक का रिकैप तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, तुम लोगों ने पिछली वीडियोस देखी है, तुम्हें पता ही होगा। और अगर तुम्हें 1000 IQ ब्रेन वाली ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करना मत भूलना गाइस। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है तो करना। काफी दिनों तक इस एआरजी में सन्नाटे के बाद एक दिन अचानक से मॉब एंटरटेनमेंट के डिस्कॉर्ड सर्वर में जो वो प्लेटाइम को वाला मिस्टीरियस अकाउंट था, वही अकाउंट जो चैप्टर 3 में भी और चैप्टर 4 में भी एआरजी से रिलेटेड हिंट्स वगैरह दे रहा था, तो उस अकाउंट से ना एक मैसेज आया। लिखा था प्लीज एक्सक्यूज मी, नीडेड टू रिलोकेट। वैसे अगर तुम सोच रहे हो कि इस अकाउंट का सीन क्या है, तो मॉब एंटरटेनमेंट वालों ने ये अकाउंट ऐसे बना रखा है कि मानो ये कोई बंदा है या फिर एक से ज्यादा बंदे हैं या फिर टॉयज हैं, पता नहीं कुछ तो है भाई, जो लोग ना प्लेटाइम कंपनी के सीक्रेट्स को हम लोगों को बता रहे हैं। और इस मैसेज से ये हमसे कह रहे हैं कि इन्हें ना अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ गई थी, इसलिए काफी टाइम तक ये लोग हमको मैसेज नहीं भेज पाए थे। देन अगले मैसेज में लिखा था ये, वी हैव एन इंपॉर्टेंट मैसेज, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। इट्स टू डेंजरस टू शेयर ओवर दिस चैनल, जिसको डिस्कॉर्ड के इस चैनल पे शेयर करने में खतरा है। विल ट्राई अनदर वे, हम कोई दूसरा रास्ता सोचेंगे। फिर गाइस कुछ मिनटों के बाद आया मैसेज डिलीवर्ड। फिर जब किसी ने पूछा कहां, तो ये बोले एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट वी आर मेकिंग नॉइज, लेकिन हम आवाज कर रहे हैं। लेकिन कहां नॉइज कर रहे हैं, कहां आवाज कर रहे हैं? तो गाइस ये पढ़ के सबके दिमाग में आई वो 3 सीसीटीवी फुटेजेस, वही फुटेजेस जिनसे वाली लोकेशंस निकली थी। सो लोग वही चेक करने लग गए। एंड देन लोगों ने नोटिस किया कि जो C_01 वाले सीसीटीवी कैम की ऑडियो थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी। तो तुम भी सुन लो, एक बार चेक कर लो। अबे साले। अरे टपाटप की आवाज नहीं सुनाई दे रही है भाई, ये कोई ऐसी रैंडम आवाजें नहीं आ रही हैं, बल्कि ना ये एक सीक्रेट मैसेज है जिसे टैप कोड इंक्रिप्शन यूज करके इंक्रिप्ट किया हुआ है और ये हमें सीक्रेटली भेजा गया है। अब तुम सोच रहे होगे कि टैप कोड वाला सीक्रेट मैसेज क्या होता है, तो भैया कुछ नहीं है, सिंपल सा है। बस टैप की आवाज पे ध्यान देना है और उस टैप की आवाज के हिसाब से तुम्हें लेटर्स फाइंड आउट करने हैं और बस हो गया तुम्हारा मैसेज डिकोड। तुम भी ट्राई कर लोगे। सो अच्छे से समझाता हूं तुम्हें। गाइस देखो, सामने पे ये टेबल बनी है जिसको यूज करके हम अपने मैसेज को टैप कोड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हें हेलो को इस टैप कोड में कन्वर्ट करना है। हेलो, तो सबसे पहला लेटर है H। तो अब हम देखेंगे इस टेबल में H कहां पे है, दिख गया। नाउ H के लेफ्ट में हम देखेंगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 2। इसका मतलब हम पहली बार में तो 2 बार टैप करेंगे। देन हम देखेंगे कि H के ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3। इसका मतलब हम टैप करेंगे 3 बार। सो H के लिए हो जाएगा। देन अगला लेटर है E, जिसके लिए पहली बार तो हम टैप करेंगे 1 बार, फिर हम टैप करेंगे 5 बार। देन थर्ड लेटर होगा L, जिसके लिए हम पहली बार टैप करेंगे 3 बार और फिर उसके बाद करेंगे 1 बार। देन अगला लेटर फिर से L है, तो उसके लिए भी सेम रहेगा, 3 बार लगातार टैप और उसके बाद थोड़े गैप के बाद एक और टैप। देन फाइनल लेटर है O, जिसके लिए हम पहले 3 बार टैप करेंगे, देन हम करेंगे 4 बार टैप। सो हेलो बन जाएगा। तो समझ आया तुम्हें ये कैसे कन्वर्ट हुआ? नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देख लो। बाकी यही होगा तुम्हारा आज का सवाल। इस वीडियो में ना कहीं पे मैंने एक सीक्रेट मैसेज ये टैप कोड वाला मेथड यूज करके छुपा रखा है। सो उस मैसेज को डिकोड करो। आफ्टर दैट उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर को मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। देखते हैं कि कौन कौन वो क्वेश्चन फाइंड आउट करके उस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द एआरजी, तो C_01 वाली वीडियो में छुपे इस टैप कोड वाले मैसेज को डिकोड करके हमें मैसेज मिला फाइंड सॉयर एविडेंस जिप, मतलब हार्ले सॉयर का एविडेंस यानी सबूत ढूंढो किसी जिप फाइल में, जो पढ़ के लोग फिर से चल दिए एआरजी वाली वेबसाइट में और उधर वही रिकवर कमांड डाली। एंड देन अब पासवर्ड में तो 1166 चल नहीं रहा था। सो लोगों ने ट्राई किया उसी मैसेज वाले हिंट को, उसी को पासवर्ड बना के डाल दिया सॉयर एविडेंस डॉट जिप, और जैसे ही ये डाला तो एक जिप आर्काइव वाली फाइल डाउनलोड हो गई। देन इस रिकवर कमांड को फिर से डाला तो एक और फाइल डाउनलोड हो गई।
फिर से डाला तो एक और फाइल डाउनलोड हो गई, तो टोटली 3 फाइल्स डाउनलोड हो गई, जिनके अंदर टोटली ये 3 इमेजेस मिली। अब ये इमेजेस तो देख के लग रहा था गाइस कि इस बार मॉब एंटरटेनमेंट वालों ने ना बहुत ज्यादा तगड़ी पजल दे दी है, दिमाग की पूरी ट्रेनिंग करवा दे रहे हैं ऐसी पजल्स दे दे के। नाउ इन इमेजेस में ना गाइस ये बॉक्सेस टाइप के बने हुए थे, तो अगर हम अपने 1.25 किलो का पूरा ब्रेन लगा के इन इमेजेस को फोटोशॉप में ले जाएंगे, इसके टुकड़ों को रीअरेंज करेंगे, तो हमें मिलेंगी ये इमेजेस, जो देख के ये क्लियर है कि किसी ने ना प्ले टाइम को के कुछ डॉक्यूमेंट्स को फाड़ के डस्टबिन में फेंका होगा। बट देन हमारी हेल्प करने वाले इन लोगों में से जो ये अकाउंट चला रहे हैं शायद से, इन लोगों ने उन डॉक्यूमेंट्स को टेबल पे रख के ये फोटो खींची हुई है। अब गाइस इस ARG में अगली टास्क आ गई कि इन सारे टुकड़ों को जोड़ के एक इमेज बनाना। बट ये ना बहुत ही मेहनत वाला काम था, लोगों की हालत खराब हो गई ये करते करते, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूं मेहनत, दूसरों ने कर रखी है मेहनत, तो उनके सॉल्यूशंस को उठा लेते हैं हम लोग सीधे सीधे। सो इस पजल को भी सॉल्व करके हमें मिलते हैं ये 6 डॉक्यूमेंट्स, जो अभी भी थोड़े से अजीब लग रहे हैं। सो मैं ना इनके बगल में थोड़ा सा एडिट करा हुआ इनका, थोड़ा इनको रिफाइन करा हुआ जो फोटो है वो लगा दे रहा हूं, ठीक है। बाकी अब एक एक करके इन 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट करते हैं। फर्स्ट है ये इंसिडेंट रिपोर्ट, मतलब प्ले टाइम को में कुछ कांड हो गया था और ये उस कांड की रिपोर्ट है। इंसिडेंट प्राइमरी इंफॉर्मेशन, इंसिडेंट डेट -1993, एम्प्लॉय नेम ब्रेंडन डिपार्टमेंट टूरिज्म, मतलब 1993 में प्ले टाइम को के ब्रेंडन नाम के किसी एम्प्लॉय के साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट में कोई कांड हो गया था, ये उसकी रिपोर्ट है। इंसिडेंट डिटेल्स, तो ब्रेंडन बता रहा था कि जो एग्जैक्टली हुआ था ना वो उसे अभी भी याद नहीं है, उसका दिमाग अभी भी उस कांड के बारे में सोचने पर भन्ना जाता है। होश उड़ गए थे भाई के, ऐसी हालत हो गई थी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। बट स्टिल ब्रेंडन याद करने की कोशिश कर रहा है कि उस टाइम क्या हुआ था, और याद करके उसके दिमाग में क्लिक हुआ है मैं अपने अपॉइंटेड ग्रुप के साथ जा रहा था। शायद से ये ब्रेंडन ना बच्चों को या फिर बड़ों को ना उधर प्ले टाइम फैक्ट्री में कहीं टूर करा रहा था, घुमा रहा था। हम जा ही रहे थे गाइस, यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा, डैश डैश लिखा हुआ है, ATS लिखा हुआ है इधर पे, फिर से ब्लैंक है। एंड देन हमें यूजुअली कोई दिक्कत नहीं थी, ग्रुप बहुत बड़ा था, लेकिन आई थिंक जो लोग पीछे को थे उन्हें पीछे खींच लिया गया। आधे रास्ते में मुझे चिल्लाने की आवाज आई, फिर से ब्लैंक है, फिर सब लोग चिल्लाने लग गए। उसने ब्लैंक माइंस ब्लैंक टाइम से ऑफ कर दिया, लेकिन मैंने कोशिश की ब्लैंक। मुझे नहीं लगता किसी ने मुझे सुना होगा, अलार्म्स की वजह से किसी को कुछ ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा था। ये सब कुछ 2-3 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं चला। इंसिडेंट कॉजेज, कांड के कारण, किन कारणों की वजह से ये कांड हुआ था? बेकार सेफ्टी इक्विपमेंट्स की वजह से, बेकार पेरेंटिंग की वजह से, बेवकूफ बच्चों की वजह से। नोट्स, प्लीज 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 चाहे कुछ भी हो जाए इस सब का ब्लेम मुझ पे मत डाल देना, मुझसे जो चाहिए ले लो, बट किसी को मत बताना कि वो मैं था। मैं बस एक बच्चा हूँ, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। माँ बापों को बताओ, न्यूज को बताओ, सबको बताओ कि ये मेरी गलती नहीं थी। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तो इस डॉक्यूमेंट से पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें ना काफी सारी लाइंस जो है वो रिडेक्टेड है, ब्लैंक है। बट जितना हमने पढ़ा उससे एक हल्की हल्की स्टोरी समझ आ रही है। ब्रेंडन नाम का एक बंदा था जिसे बच्चों के ग्रुप को कहीं ले जाने के लिए कहा गया था, और माइंस वाले एरिया में ये कांड हो गया। अब उसकी फटी पड़ी थी कि सारा ब्लेम उसके ऊपर आ जाएगा, जबकि उसका कहना था कि उसकी गलती नहीं थी। जिस हिसाब से वो माफी मांग रहा था ना गाइस, मुझे तो लग रहा है कि इनके ग्रुप के ऊपर किसी टॉय ने अटैक कर दिया होगा, और फिर कंपनी वाले ना अब ये तो बता नहीं सकते कि टॉयज अटैक करते हैं, सो वो ना इस बंदे के ऊपर पूरा ब्लेम डाल दे रहे हैं कि इसकी गलती की वजह से उधर पे ये कांड हो गया। और शायद से ना इस कांड में किसी बच्चे को चोट वगैरह भी लग गई थी या फिर मर गया। वैसे अभी तक इस तरह के किसी इंसिडेंट के बारे में हमको नहीं पता है ना यार, अगर पता है तो तुम लोग कमेंट से पक्का बता देना मुझे। बाकी अब हम चेक करते हैं ये दूसरा डॉक्यूमेंट, जो कि है एक लेटर जो प्ले टाइम को के हेड ऑफ इनोवेशन लीथ पियर ने डॉक्टर हार्ले सॉयर को भेजा था। डियर डॉक्टर सॉयर, पहला इंट्रोडक्शन, मेरा नाम लीथ पियर है और मैं प्ले टाइम फैक्ट्री में हेड ऑफ इनोवेशन हूँ। तुम डॉक्टर हार्ले सॉयर हो, एक न्यूरो साइंटिस्ट जिसकी ठीक ठाक रेपुटेशन है। भाई तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो डॉक्टर हार्ले सॉयर की तुम? आप अपने फील्ड के महारथी तो नहीं है, बट आपकी एम्बिशंस ऊंची हैं और आपके पास बड़े बड़े आइडियाज हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। अब मैं समझता हूँ कि आपके मन में अगला सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक सक्सेसफुल टॉय कंपनी का हेड आपसे क्या चाहता है। तो हमारे पास आपके लिए एक धमाकेदार प्रोजेक्ट है। बाकी हमें थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि आप पास्ट में एलियट के यंग जीनियसेस प्रोग्राम का हिस्सा थे, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए जो चाहिए वो आपके पास है। आप दो ना। अरे क्या चाहिए और क्या है पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं ये लोग, बट आई थिंक कि शायद से वो हार्ले सॉयर की बुद्धि की बात कर रहे होंगे कि वो कितना इंटेलिजेंट है। अब इस लेटर में उस प्रोजेक्ट के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती है,
इसलिए मैं तुम्हें इनविटेशन देता हूँ 15 जनवरी 1990 मुझे प्ले टाइम को फैक्ट्री में मिलना। तुम मुझे देखते ही पहचान जाओगे। ऐसा क्या दिखता है भाई ये लीथ पेयर जो देखते ही पहचान जाएगा? भाई कोई मॉन्स्टर टॉय जैसा दिखता है कि पता नहीं गाइस यार। डॉक्टर सॉयर तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए तुम हमेशा से रुके थे। मुझे पता है कि तुम सही डिसीजन लोगे। सिंसियरली लीथ पियर, हेड ऑफ इनोवेशन। भाई कोई नैया वैया पार नहीं होने वाली है डॉक्टर सॉयर की। बस ये श्योर है कि वो उधर जाएगा, नए एक्सपेरिमेंट करके मॉन्स्टर टॉयज बनाएगा और लास्ट में फिर या तो वही मॉन्स्टर टॉय उसको मार देगा या फिर वो खुद एक मॉन्स्टर टॉय बन जाएगा। वहां की गाइस इस लेटर से बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये लेटर 1990 का था और इस टाइम पे प्ले टाइम को में एलियट लुडविग की जगह अब लीथ पियर ने ले ली थी। वो इधर का हेड बन चुका था। एलियट चाचा शायद बुढ़े होके मर चुके होंगे यार, क्योंकि उन्होंने वैसे भी ये कंपनी 1930s में स्टार्ट करी थी, 1930 में करी थी शायद से, और अब 1990 हो गया है। तो ऑब्वियस है या तो वो बुढ़े होके निकल लिए होंगे या फिर उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस भी किसी टॉय के अंदर डाल दी होगी और एलियट लुडविग भी अभी भी उस फैक्ट्री में जिंदा है। मे बी गाइस हो सकता है। रही बात डॉक्टर हार्ले सॉयर की, तो 1990 तक वो इस फैक्ट्री के अंदर साइंटिस्ट ही नहीं थे भाई। उसी साल ज्वाइन किया था उन्होंने इस फैक्ट्री को। बट इंटरेस्टिंगली जो एलियट लुडविग का यंग जीनियस प्रोग्राम था, एक टाइम पे ये उसका पार्ट थे, मतलब जब बच्चे रहे होंगे तब। वैसे इस प्रोग्राम के बारे में मैं पिछली वाली ARG वीडियोस में बात कर चुका हूँ, तो तुम लोगों को हल्का फुल्का पता ही होगा। बेसिकली ये था कि एलियट लुडविग ने ये स्कॉलरशिप टाइप का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिधर वो चाइल्ड प्रोडिजीज यानी तेज दिमाग वाले बच्चों को किसी चीज के लिए सेलेक्ट कर रहे थे। तो हार्ले सॉयर जब बच्चा रहा होगा तब उसे भी इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया गया था एंड देन 1990 में उसे इधर से इन्वाइट करके एक नए प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। फिर आगे चल के उसने बिगर बॉडीज इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, वही जिधर बड़े बड़े साइज के मॉन्स्टर टॉयज बना रहे थे लोग। बाकी यार इस यंग जीनियस प्रोग्राम के बारे में हमको ज्यादा नहीं पता है, अभी जितना पता है मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी फ्यूचर पता चलेगा तो विल डिस्कस। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्पेशल प्रोजेक्ट्स। गाइज ये हैं टेस्टिंग नोट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1015। तो ये 1015 नाम का कोई एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट के टेस्टिंग के जो नोट्स हैं वो डॉक्टर हार्ले सॉयर ने लिख रखे हैं। न्यूरल रीएक्टिवेशन, मतलब जब एक्सपेरिमेंट करके ये लोग इंसानों को टॉय बना के दोबारा जिंदा करते थे तो उस टाइम पे जो दिमाग रीएक्टिवेट होता होगा उसे न्यूरल रीएक्टिवेशन बोलते होंगे। तो न्यूरल रीएक्टिवेशन के बारे में जो इन्होंने सोचा था या तो थोड़ा गलत था या फिर वो पूरा गलत था। सिस्टमैटिक टिश्यूज को यूज करना शुरू में तो प्रॉमिसिंग लग रहा था, सही लग रहा था, बट उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। इस सब्जेक्ट का ब्रेन थोड़ा सा चालू हुआ बट देन बंद हो गया, एक और फेलियर रहा। अब क्या करें? मैंने इनोवेशन वाली टीम को आश्वासन दिया है, कहा है उम्मीद पे दुनिया कायम है, और वैसे भी हम एक नए फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी ने अभी तक नहीं किया था, इसलिए हमें दिक्कतों का तो सामना करना ही पड़ेगा। गाइस ये डॉक्यूमेंट था एक्सपेरिमेंट नंबर 1015 के ऊपर, जो एक फेलियर एक्सपेरिमेंट रहा इनके लिए। अब एग्जैक्टली 1015 कौन था यार ये मेरे को नहीं पता है, तुम लोगों को अगर पता है तो तुम कमेंट से बताना, मुझे पता चलेगा तो मैं फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा तुम लोगों को कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट कौन था। बाकी लिखा वही है कि वो एक्सपेरिमेंट बुरी तरीके से फेल हो गया था। देन गाइस अगला डॉक्यूमेंट है ये वही स्पेशल प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ ये दूसरा नोट, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1026 की टेस्टिंग का नोट था और डॉक्टर हार्ले सॉयर ने लिखा हुआ था। वैसे यार इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते ही इस डॉक्टर हार्ले सॉयर ने कितने धड़ल्ले से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं, लगातार करते जा रहा है भाई यार एक्सपेरिमेंट, गजब का डॉक्टर है ये। ऑपरेशन सक्सेसफुल, मैंने एक बच्चे को भिंडे की आंख फिट करके आया। बोलो यही है गाइस डॉक्टर हार्ले सॉयर, एकदम सही दिखा रखा है। बाकी चलो हम लोग डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट यानी वही एक्सपेरिमेंट 1026 45 मिनटों के लिए जिंदा था, जिनमें से उसे सिर्फ 3 मिनट के लिए होश आया था। उठते ही 1026 सीधे बैठ गया, वो भी अचानक से, जैसे उसे डर का धक्का लगा हो। फिर वो उस ऑब्जर्वेशन रूम के कोने पे घूरने लग गया, जिसके बाद स्टाफ वाले आए और उसे चेक करने लगे, उससे क्वेश्चंस पूछने लगे। लेकिन 1026 वाज लाइक मैं क्यों बोलूं, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। बस जो बंदा उससे क्वेश्चन पूछ रहा था वो सिर्फ उस बंदे की तरफ घूरने लग जा रहा था। और फिर एक स्टाफ वाले ने उसे अपनी उंगली दिखाई। अरे गोलमाल की तरह उंगली नहीं तोड़ दी, I mean, जब उसको उंगली दिखाई गई तो वो उंगली पे भी ऐसे ही फोकस करने लग गया, उस पे गौर करने लग गया। फिर इसके बाद वो सब्जेक्ट पीछे को लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। देन कुछ मिनटों के बाद उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया और 1026 एक्सपायर हो गया। उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिशें भी की गई बट वो सारी फेल हो गई। नाउ लाइक एक्सपेरिमेंट नंबर 1015, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1026 भी ना एक फेलियर रहा, लेकिन स्टिल प्रोग्रेस हो रही थी गाइज, क्योंकि 1015 तो टोटल फेलियर था बट ये 1026 एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो जिंदा हुआ था ना। उसके बाद एक और नोट है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये है गाइज एक्सपेरिमेंट 1160 यानी बॉक्सी बू का नोट।
अब हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के साइज और शेप्स डिसाइड करने में अपना हाथ नहीं रोक रहे हैं। गाइस देखो, पिछले 2 नोट्स में ना बिगर बॉडीज इनिशिएटिव नहीं लिखा हुआ है, बट इसमें लिखा हुआ है, विच मीन्स कि अभी तक के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो पुराने ही प्रोजेक्ट चल रहा था। बट अब डॉक्टर हार्ले सॉयर ने ये बिगर बॉडीज इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है और बड़े साइज के टॉयज बनाने में लग गए हैं, जो दिखने में जरूरी नहीं है कि छोटे ही साइज के होंगे। डब्बे डुब्बे आड़े टेढ़े शेप्स के भी हो सकते हैं और साइज में भी कितने बड़े हो सकते हैं, जैसे ये 1160। तो 1160 इस प्रोजेक्ट में कुछ अलग तरीके से बनाया गया है और अब प्रूफ हो चुका है कि ऐसा किया जा सकता है। ये इस बिगर बॉडीज इनिशिएटिव का पहला एक्सपेरिमेंट है, पहली बिगर बॉडी। अगर हम ऐसे ही अपने प्रोसीजर्स को इंप्रूव करते रहे तो एक और फायदा होगा, लीथ पियर और उसके इन्वेस्टर्स खुश रहेंगे। उन्हें दिखेगा कि उनका पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है और मैं भी अपना काम अच्छे से कर पाऊंगा। प्रॉमिसिंग, वेरी प्रॉमिसिंग इंडीड। और ये सब भी लिखा हुआ था डॉक्टर हार्ले सॉयर ने। इससे पहले तो ये लोग छोटे साइज के टॉयज बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट अब डॉक्टर हार्ले सॉयर ने बड़े साइज के मॉन्स्टर टॉयज यानी इस बिगर बॉडीज इनिशिएटिव को स्टार्ट कर दिया था, जिसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था यही बॉक्सी बू। और गाइज ये सक्सेसफुल भी हो गया था। बाकी लास्ट में डॉक्टर सॉयर इन्वेस्टर्स के पैसे की भी बात कर रहा था, तो वही इन्होंने ये बड़े साइज के एक्सपेरिमेंट्स बनाए होंगे, फिर इंसानों के बदले ये लोग काम कर रहे होंगे, तो थोड़ा पैसा उससे बच रहा होगा। बाकी इन लोगों के दिमाग में होगा कि कल के दिन इन टॉयज को ये लोग ऐसे लोगों को बेचेंगे या फिर इनको कहीं और पे यूज ला के पैसे कमाएंगे। इसके अलावा गाइस लास्ट में हमें मिलता है ये नोट, जिसपे लिखा हुआ है, इफ यू शो अप विथ अनदर हैम सैंडविच विथ SHI wrapped up in a pita, I really might just kill you. Ha, as seriously as you usually do. Though I bet you saw show, I don't think you were around at the time, but sweet pickles, figures can't have anything sweet or in any way. Point is, if you find yourself taking his lunch order at Pickles, if you wanna keep your head on your shoulder, one bad pickle away from blowing up the whole place. Sorry, yeah, anyways, lunch. Honestly, grab me anything. American cheese and pita. I was serious about that. Gotta make some jokes and take some jokes to keep place. Guys, इस नोट में ज्यादा कुछ नहीं है, बस प्लेटाइम फैक्ट्री के कैफेटेरिया का कोई एक एम्प्लॉय है जो दूसरे एम्प्लॉय से अपने लिए सैंडविच मंगवा रहा है और फिर डॉक्टर हार्ले सॉयर की खाने की पसंद पे अचारी चर्चा कर रहा है। उसे बता रहा है कि डॉक्टर हार्ले सॉयर अपने खाने को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्हें अगर तुम लोगों ने गलत चीज सर्व कर दी, खाने का गलत आइटम दे दिया, तो तुम्हारी गर्दन ना तुम्हारे गले से उखाड़ देंगे, तुम्हारे शोल्डर से उखाड़ देंगे। तो गाइस यार, इसी के साथ इन इमेजेस में छुपे हुए डॉक्यूमेंट्स जो सॉल्व हो चुके हैं, मतलब 6 जो सॉल्व हो चुके हैं, मैंने तुम्हें उनको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अभी भी लग रहा है कि इस इमेज में ना काफी सारे डॉक्यूमेंट छुपे हुए हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, मतलब किसी ने सॉल्व नहीं करे हैं। तुम लोग कर लोगे तो कमेंट से बताना, और जब फ्यूचर में ये डॉक्यूमेंट सॉल्व हो जाएंगे तो मैं इनके ऊपर भी ना वीडियो लेके आ जाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। बाकी पॉपी प्ले टाइम की आरजी की बहुत सारी और अपडेट्स आई हैं जिनके ऊपर मैं फटाफट वीडियोस बना रहा हूँ, इसलिए मैं चलता हूँ। बाकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।